नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत एक और नए वीडियो कालांश में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने यथास्थान सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो कालांश में हमने कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज के तीसरे अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा बहुत बड़ा जो अध्याय है उसके कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। अब वह अभ्यास कार्य करने के बाद जो हमारे पास अगले प्रश्नोत्तर हैं, इस कालांश में हम उन पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने प्रश्न किए थे, जैसे वेद से आप क्या समझते हैं, भारतीय संस्कृति में वेद क्यों महत्वपूर्ण हैं, प्रथम वेद ऋग्वेद की विशेषताएं बताइए, उपनिषद का मानव जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है महाभारत की क्या विशेषता है। जो हमारा 5वां प्रश्न इसमें आता है वह है महाभारत की क्या विशेषता है। महाभारत इस नाम से आप सभी परिचित हैं। महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम पुस्तकों में स्थान प्राप्त है, या विश्व की श्रेष्ठ पुस्तकों का जो दर्जा है वह महाभारत को भी प्राप्त है। महाभारत जो ग्रंथ है या महाकाव्य है वह हमें मानव जीवन के सत्य आचरण का, सही आचरण का, अच्छे व्यवहार का और लोक मंगल की कामना पर चलने का जो संदेश है वह देता है। महाभारत में गीता दर्शन के अलावा जो उसमें भगवत गीता का जो अंश, छोटा अंश जुड़ा है, उसके अलावा वह हमें शासन, कला और जीवन के नैतिक मूल्यों संबंधी सिद्धांतों के बारे में बताता है। जैसा कि हमने अंश में पढ़ा था कि महाभारत में हमें अपने जीवन में धर्म को सदैव सर्वश्रेष्ठ मानकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कि धर्म सर्वोपरि है और धर्म का सही निर्वहन करना ही हमारे जीवन को उच्चता के या उच्च कोटि के शीर्ष पर ले जाता है। इसके अलावा वह किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवहार के बिल्कुल खिलाफ है जो व्यवहार आप दूसरों के साथ तो करें लेकिन आपको स्वयं के लिए स्वीकार्य ना हो। और महाभारत में मुख्य तौर पर जिस बात पर बल दिया गया है वह है कि इसमें लोक मंगल की कामना की गई है। तो महाभारत की ये विशेषताएं हमें अंश के आधार पर हमें पता चली। अगला जो हमारा प्रश्न है, सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है, या सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिकता का जो अर्थ है वह है कि सभी के लिए उपयुक्त, अर्थात सार्वजनिक रूप से और सर्वश्रेष्ठ। इसको यदि हम सरल अर्थों में बताएं बच्चों, तो सार्वभौमिकता का अर्थ है जो सभी के लिए उत्तम है, सही है और सर्वश्रेष्ठ है और जो सबसे ऊपर है, इनकी वह ज्ञान जो सभी की भलाई के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। यही हमें गीता में बताया गया है। गीता महाभारत का एक अंश है जिसमें 700 श्लोक दिए गए हैं। यह हमने भगवत गीता के अंश में अच्छे से पढ़ा है और इसके लिए सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं। इसमें सार्वभौमिकता के अर्थ के साथ यह बताया गया है कि जब जब भारतीय की
जब भी भारतीय लोग या भारतीय जो प्रजा थी, भारत की जो प्रजा थी, वह विकास, पतन और अपने किसी भी कार्य को लेकर आगे बढ़े, तब भगवद गीता के जीवंत उदाहरणों से या भगवद गीता के जीवंत उदाहरणों ने उनका मार्गदर्शन किया है। अर्थात जीवन की कोई भी समस्या जब भी भारतीय जनता के सामने आई तो उन्होंने भगवद गीता का सहारा लिया और भगवद गीता ने हर बार उन्हें एक सद्मार्ग या सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। भगवद गीता के लिए भी यह सार्वभौमिक शब्द जो है प्रयोग किया गया है और यह इसकी जो सार्वभौमिकता है या इसके जो सर्वमान्य होने के गुण हैं उनके लिए बहुत सही साबित हुआ है। अर्थात कि भगवद गीता न केवल किसी विशेष समुदाय के लिए, विशेष वर्ग के लिए, विशेष जाति के लिए या विशेष व्यक्ति के लिए है, यह संपूर्ण विश्व के लिए सर्वमान्य या मान्य रही है। इसलिए इसके साथ सार्वभौमिकता शब्द का प्रयोग करना कहीं पर भी अनुचित नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके मित्र, मुख्य सलाहकार, उसके गुरु और उसके महामंत्री को नंद वंश से बाहर निकाल दिया गया था। जो उसका गुरु था, जो उसका मित्र था, उसका सलाहकार था, उसका महामंत्री था, वह था चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों, उसे नंद वंश से निकाल दिया गया। इन दोनों को ही नंद वंश से जो है वह निकाल दिया गया। अब वह दोनों वहाँ से चलते हुए तक्षशिला पहुँचे। तक्षशिला में वह यूनानियों के संपर्क में आए, जिन्हें वहाँ पर सिकंदर ने नियुक्त किया हुआ था। तक्षशिला में उस समय यूनानियों को जो नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। वहाँ के लोगों के मन में चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसके मित्र चाणक्य ने राष्ट्रीय भावना को जगाया। वहाँ पर उन्होंने उन लोगों के मन में उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाया और एक सेना को संगठित किया और उन्होंने यूनानियों पर आक्रमण कर दिया। अर्थात कि उन्होंने वहाँ पर उनके देश में जाकर वहाँ पर उन्हें उनके देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया और एक सेना को संगठित करके उन्होंने वहाँ पर यूनानियों पर आक्रमण करके तक्षशिला को जो है अपने अधीन कर लिया। उसके बाद जब 2 वर्ष बीत गए तब सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर की मृत्यु के बाद उन्होंने उस पाटलिपुत्र पर अधिकार करके वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना जो है की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके महामंत्री चाणक्य ने इस राज्य में या अपने राज्य में विशेष तौर पर प्रजाहित के लिए विशेष कार्य किए। उन्होंने आरंभ से ही यह माना कि जो राजा है वह प्रजा का सेवक है और जो भी व्यक्ति राजगद्दी पर बैठेगा पहले उसे शपथ लेनी है कि वह सदा प्रजा के हित में कार्य करेगा। प्रजा के हित में यदि वह कहीं पर भी कोई भी कोताही बरतता है या कोताही करता है तो उसे अपने पद से हटना होगा और उसके स्थान पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को
जो उस पद के लायक हो उसे राजा बना दिया जाएगा। तो इस तरह से अपने राज्य को एक नया राज्य या नया राजा, सिकंदर के बाद उन्होंने एक नया राजा दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक के मानस पटल को कैसे बदल दिया, कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के मन में परिवर्तन का भाव कैसे आ गया। कलिंग के युद्ध ने अशोक के मानस पटल को कैसे बदल दिया। तो प्यारे बच्चों, कलिंग क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के बाद विजय तो सम्राट अशोक की ही हुई, लेकिन युद्ध में जो कत्लेआम हुआ, जो सैकड़ों लोग, सिपाही, आम जनता मारी गई, यह खबर या यह समाचार जब अशोक को मिला तब उसे बहुत पछतावा हुआ, उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह इन सब चीज़ों से उसका मन युद्ध से, विस्तारवाद की नीति से खिन्न हो गया और उसने उस समय बौद्ध शिक्षा को ग्रहण किया और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना। उसने यह माना कि यदि अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन किया जाए तभी वह श्रेष्ठ मानव या सच्चा मानव बन सकता है। अशोक ने अपनी जनता और अपने साम्राज्य को विस्तारवाद की नीति से हटा लिया। वह अब युद्ध की ओर नहीं बल्कि उन नीतियों की ओर ध्यान देने लगा जिनसे जनता का भला हो। वह अपने प्रजा के साथ और अपनी प्रजा के हित के लिए सदैव कार्य कर रहा था। वह अब आम जनता और वह किसी भी प्रकार से युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसने अपने जीवन के जो बाकी वर्ष बचे थे वह अब अहिंसा के मार्ग पर चलकर वह निकालना चाहता था। इसलिए उसने प्रजाहित के लिए कार्य किया और अपनी ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी राजाओं को भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, अशोक की महानता के बारे में हम अपने अंतिम अंश में पढ़ चुके हैं। उसमें बताया है कि अशोक का नाम इतिहास में एक सितारे की तरह चमक रहा है जो बाकी हजारों नामों से बहुत अलग है। इस तरह से अशोक की महानता का वर्णन इस प्रश्न में किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस कालांश में हमने भारत की खोज के जो प्रश्न अभ्यास है उसे समाप्त किया है और इस पाठ के पूरा होते ही आपको PDF जो है वह पहुंच जाएगी। आप इन्हें प्रश्नों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक नए विषय के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।